गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर रखा था प्लांट ग्रोथ का फर्स्ट लेक्चर। प्लांट ग्रोथ के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रोथ का डिफाइन कर रखा था। ग्रोथ को डिफाइन करने के साथ साथ तो उसमें डेवलपमेंट को भी डिफाइन कर रखा था। इसके बाद अगर हम लोग प्रोसेस को देखते हैं तो इसमें जो प्रोसेस आना है, जैसे ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ मेजरेबल होगा, ग्रोथ क्या हो जाएगा, ग्रोथ का फेज क्या होगा, ग्रोथ टाइप्स ऑफ द ग्रोथ क्या होंगे, ग्रोथ रेट क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होंगे, या डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, ये फर्दर हम लोग इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं इसमें कि जो जहाँ तक छोड़ा गया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पर था कि ग्रोथ इज़ अ मेजरेबल, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रोथ का क्या एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ मेजरेबल होता है, इसको देखा जाए। एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ, एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ जो होगा या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ग्रोथ इज द मेजरेबल। ग्रोथ क्या होता है, मेजरेबल होगा। मेजरेबल का सेंस क्या हुआ कि ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब कि कैसे और किस रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आएगा तो ये हम लोग देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है इंक्रीज इन अ वेट, वेट में दोनों आ जाएगा। जैसे हम लोग या तो फ्रेश वेट देख सकते हैं या तो इसका ड्राई वेट देखेंगे। अगर फ्रेश वेट या ड्राई वेट देखते हैं, फ्रेश वेट या ड्राई वेट का मीनिंग समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वेजिटेबल है, वेजिटेबल को जैसे आपने फील्ड से, खेत से डायरेक्ट उखाड़ लिया, उसे मेजर कर दिया या उसे तौल लिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका फ्रेश वेट बोलेंगे। अगर उसे हम ड्राई वेट बोलते हैं तो ड्राई वेट क्यों बोलेंगे भाई, ड्राई वेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको हम लोग सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो सूख जाएगा तो उसका जो वाटर होता है वो इवेपरेट हो जाएगा। अगर वाटर इवेपरेट होगा तो वो हो जाएगा ड्राई वेट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे वेजिटेबल्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं। दूसरा, अगर ये हम लोग देखें इंक्रीज इन लेंथ, तो ग्रोथ का अगर लेंथ में इंक्रीज करता है तो उसको किस जगह पर या कहाँ पर हम लोग लेंथ के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को किस जगह पर लेंथ के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब। लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की लेंथ हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया का केस लिया जाएगा, सरफेस एरिया समझ पा रहे हो, जैसे ये पॉलन ट्यूब है तो पॉलन ट्यूब की लेंथ को मेजर कर सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, जैसे लीव्स हो गई, और लीव्स में कौन सा लीव्स हो गया, डार्सी वेंट्रल लीव्स। डार्सी वेंट्रल लीव्स समझते हैं ना, जो दो सरफेस वाला होगा, मतलब कि बाई फेशियल होगा। तो यहाँ पर उसका क्या मेजर करेंगे, सरफेस एरिया। तो एग्जांपल हो जाएगा डार्सी वेंट्रल लीफ। डार्सी वेंट्रल लीफ किसका लीफ होता है भाई, डाइकाट का होता है। अब अगर चौथा या फोर्थ पॉइंट इसका देखें हम लोग, इसका अगर फोर्थ पॉइंट लेते हैं तो इंक्रीज इन साइज। अगर ये साइज के फॉर्म में हम लोग इसको मेजर करें तो साइज के फॉर्म में कहाँ पर मेजर करेंगे, कोई एग्जांपल है? हाँ, तो एग्जांपल हो जाएगा साइज ऑफ वाटर मेलन। तो वाटर मेलन का जो साइज होती है वो उसके, देखिए एक सेल है, एक सेल से बहुत सी सेल बन जाती हैं तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम उसको इस टाइप से मेजर कर सकते हैं। इसका जो फिफ्थ कंपोनेंट है या पांचवा पॉइंट है, इंक्रीज इन
नंबर, अगर हम लोग इसको देखें, इंक्रीज इन अ नंबर। चलिए भाई, अगर नंबर के फॉर्म में तो नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल होता है, बट नंबर को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज। मेज का जो एपिकल मेरिस्टेम है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये बेटा यहाँ पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैचिंग का 4-5 पॉइंट ये बना दिया, उसका उधर एग्जाम्पल लिख दिया, तो ये मैचिंग का क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। बट अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अब आइए देखते हैं इसमें फेज ऑफ ग्रोथ या फेजेज ऑफ ग्रोथ। बट अगर हम लोग फेजेज ऑफ ग्रोथ को देखें तो फेजेज ऑफ ग्रोथ में बता सकते हैं क्या, कितने फेज हो सकते हैं? हाँ, आप एकदम कंफर्म बता सकते हैं कि फेज कितने होंगे, 3 फेज होंगे या 3 फेजेज होंगे। अब वो फेजेज कौन से हैं, इनको एक पर्टिकुलर फिगर से हम लोग यहाँ पर देख लें। देखिए, अगर हम लोग रूट की बात करें तो यहाँ से ग्रोथ, रूट एपिकल मेरिस्टेम को ले लेते हैं। यहाँ पर कौन सा जोन होगा, देखो टिप के पार्ट पर हम लोग कह सकते हैं ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन है। यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं ये कौन सा जोन है, इलांगेशन जोन है। और उस इसके सबसे इस वाले एंड पर इसको हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन जोन। कितने जोन हो गए, तो इसको हम लोग जोन ऑफ डिवीजन बोलेंगे, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जोन ऑफ डिवीजन। ये इलांगेशन जोन ही है, ये मैचुरेशन जोन ही है। अब इसमें क्या डिफरेंसेस हैं या क्या पॉइंट हैं, इनको देखिए भाई। अगर ये मेरिस्टेमेटिक जोन है या जोन ऑफ डिवीजन है, तो जोन ऑफ डिवीजन है तो यहाँ पर डिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक है और पर्टिकुलर हमने क्या लिया है, रूट का केस लिया है, रूट का केस लिया है, तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, तो मेरिस्टेमेटिक जोन में डिवीजन होगा। जब आप किसी भी मेरिस्टेमेटिक जोन का या रूट एपिकल मेरिस्टेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, तो यहाँ पर फीचर क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि यहाँ पर क्योंकि नया नया सेल बन रहा है, तो जब नया नया सेल बनता है तो सेल वॉल कैसा हो जाएगा, सेल वॉल यहाँ पर होगा थिन एंड सेलोजिक। सेल वॉल कैसा होगा, थिन एंड सेलोजिक। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस, इस जगह पर जो न्यूक्लियस दिखाई देगा, इस जगह पर जो न्यूक्लियस दिखाई देगा बहुत ही कॉन्स्पिकस होता है। कॉन्स्पिकस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सुस्पष्ट होता है, बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, बहुत ही क्लियर दिखाई देता है न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म अबेंडेड होंगे, प्रोटोप्लाज्म रिच होगा। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, यहां पर देखो प्रोटोप्लाज्म तो रिच है, न्यूक्लियस कैसा है, कॉन्स्पिकस है। यहां पर प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन एबेंडेंट है, प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन, ये कैसा होगा भाई, ये एबेंडेंट होगा। ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, डिस्मेटल कनेक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और इसकी एक खास बात पता समझ लो आप, मेरिस्टेमेटिक जोन की एक खास बात है, यहाँ पर रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज मैक्सिमम होगा। यहाँ पर रिस्पिरेटरी
एक्टिविटीज मैक्सिमम होगा। यहां पर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और दूसरी चीज, अब हम लोग इसके जस्ट आगे की ओर पोर्शन पे चलते हैं। इसके आगे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जोन ऑफ इलांगेशन। जोन ऑफ इलांगेशन या इलांगेशन जोन। इलांगेशन जोन में क्या होगा भाई, यहां पर मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ओहो, यहां पर कौन सा ग्रोथ होगा, मैक्सिमम ग्रोथ होगा। भाई ऐसा क्यों, यहां पर दो प्रोसेस होती है, जानते हैं आप क्यों। यहां पर दो प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस होता है सेल की साइज बढ़ जाए, मतलब कि सेल की साइज इंक्रीज करेगी, मतलब कि सेल एनलार्जमेंट होगा। देखिए सेल एनलार्जमेंट होगा। और दूसरा पॉइंट है यहां पर इंक्रीज वैक्यूलेशन होगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है कि वैक्यूलेशन एंड सेल एनलार्जमेंट का क्या मतलब है। चलिए इधर की ओर समझते हैं। कोई भी प्लांट सेल होगा, अगर वो नया सेल बना, अगर वो नया सेल बन रहा है तो उसमें वैक्यूल कैसा होगा, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाएंगे, कई वैक्यूल पाए जाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी वॉल क्या हो जाएगी, डिजॉल्व होती जाती है और यहाँ पर एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर के ही क्या बनाएंगे, बड़ा वैक्यूल बनाएंगे। अब सेल की साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखो आप क्या है, सेल वॉल है भाई, यहाँ पर क्या है, सेल वॉल है। अब सेल वॉल पर क्या होना है, सेल इनलार्जमेंट होना है, या यहां पर डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल होना चाहिए। अगर हम लोग इसमें एक और वर्ड जोड़ लें, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। भाई देखो डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल का मतलब क्या हो गया, अब ऐसे बाहर से जमा कर दिया क्या, ऐसे आपने क्या बाहर से जमा कर देने पर ये बड़ा हो जाएगा क्या। किसी भी सेल की साइज ऊपर से बेटा क्या किया आपने, कोई चीज ऐड कर दिया, चिपका दिया, ले गए, तो क्या ये सेल की साइज बड़ी हो जाएगी, नहीं बड़ी होगी। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसमें सेल की साइज बढ़ती कैसे है ये देख लीजिए आप। होता क्या है कि जब हम लोग ये देखें कि यहां पर जो सेल वॉल होती है, भाई सेल वॉल किसकी बनी है, सेल वॉल बनी है सेलुलोज की। अगर सेल वॉल बनी है सेलुलोज की, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड स्टेबलाइज होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से बेटा सुनिएगा, यहां पर थोड़ा कंसंट्रेट होइएगा। यहां पर कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बिना ब्रेक किए, अब क्योंकि इस पर कुछ किसी चीज का डिपोजिशन होना मुश्किल है और इंटरनल डिपोजिशन है, तो यहां पर क्या करता है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो सेलुलोज का बना है, इसको ब्रेक करने के लिए, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है एक्सपेंसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, एक्सपेंसिन प्रोटीन। और जब एक्सपेंसिन प्रोटीन क्या करता है, रीजन जानते रहिएगा, एक्सपेंसिन प्रोटीन इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। किसको ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये लूज हो जाएंगे। सेल वॉल में क्या हो जाएगा, लूजनिंग हो जाएगा या सेल वॉल लूज हो जाएगा। सेल वॉल लूज हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी सेलुलोजिक सब्सटेंस या सेल वॉल मटेरियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा। इस सरफेस पर वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब डिपॉजिट हो जाएगा तो सेल वॉल की या सेल की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या थिकनेस बढ़ जाएगी, तो सेल कैसा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। तो मतलब एक्सपेंसिन प्रोटीन सेलुलोज के ये क्या काम करेगा, एक्सपेंसिन प्रोटीन ने क्या किया, ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ सेलुलोज। और जैसे ही इसने तोड़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
लूजनिंग, किसका लूजनिंग है? लूजनिंग ऑफ सेल वॉल। फिर इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। तो इस कारण से इनकी सेल की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब हम लोग अगले पॉइंट को देखें कि यहां पर जो मैचुरेशन पॉइंट है या मैचुरेशन जोन है, भाई मैचुरेशन जोन में ग्रोथ तो होनी नहीं रही, ग्रोथ नहीं होनी है, मतलब तो यहां पर क्या होना है? यहां पर मॉडिफिकेशन होना है। जो ये इलांगेशन जोन का ये मॉडिफिकेशन है। अगर ये मॉडिफिकेशन होगा, यहां पर देखिए, यहां पर मॉडिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन होगा, किसी भी यहां पर हो जाएगा मॉडिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये मॉडिफिकेशन एंड क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन। मतलब मॉडिफिकेशन होना है एंड क्या होना है? स्पेशलाइजेशन होना है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन का क्या मीनिंग है? भाई यहां पर क्या होना है? जैसे ये रूड हेयर क्या बनेंगे? यहां पर पाए जाएंगे रूड हेयर से एराइज होते हैं। क्या रूड हेयर इधर भी एराइज दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो ये जो रूड हेयर्स होंगे ये मैचुरेशन जोन में है। रूड हेयर कहां पाया जा रहा है? मैचुरेशन जोन में पाया जा रहा है। अब इनमें क्या होगा? ये स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? ये स्पेसिफिक फंक्शन करने लगेगा। क्या फंक्शन करेगा भाई? रूट एब्जॉर्प्शन का। यहां देखिए रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या है? रूट हेयर्स का फंक्शन क्या हो सकता है? तो यहां पर देखते हैं हम लोग, जो रूट हेयर होगा ये काम करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। एक काम ये हो गया। भाई क्या हो गया? ये स्पेशलाइजेशन किया कि नहीं किया? ये इसमें क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन हो गया। अब स्पेशलाइजेशन बेटा दो टाइप से भी हो सकता है। या तो वो स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन की ओर करे या तो फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप के ये सब स्ट्रक्चर जैसे रूड हेयर्स वगैरह है ये डेवलप हो जा रहे हैं। अगर फिजियोलॉजिकल की बात आप करें, जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होनी है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भी क्या होना है? चेंजेस आने हैं। तो रेस्पिरेशन रेट ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह यहाँ पर क्या करना है? ये चीजें बढ़नी है। तो ये यहाँ पर मॉडिफिकेशन होना है और स्पेशलाइजेशन होना है। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना है। और दूसरा जो मेरा सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो ये है कि इलांगेशन जोन में सेल की लेंथ या सेल की जो लेंथ है वो क्यों बढ़ती है? तो आप बताएंगे डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, और दूसरा आंसर हो जाएगा इंक्रीज वैक्यूलेशन। ये दो मेन पॉइंट है। किसके दो मेन पॉइंट है? इस जोन के। किस जोन के? इलांगेशन जोन के। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहां से डिस्कस करते हैं। ये फेज ऑफ द ग्रोथ क्लियर कर लिया। फेज ऑफ द ग्रोथ के बाद आ जाता है, यहां पर आ जाएगा ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट। अब अगर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करें तो हम लोग इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एक छोटी सी बात है, इसको आप याद रख लेना कि रेट कहीं पर आ जाएगा। रेट वर्ड अगर आपने जोड़ा तो इसका मतलब है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट के साथ ही पूछ रहा है। किसके रिस्पेक्ट के साथ? टाइम के रिस्पेक्ट के साथ ही पूछ रहा है वो। तो जो ग्रोथ रेट होगा इसके बेसिस पर ग्रोथ कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो गया अरिथमेटिक ग्रोथ, और दूसरा हो जाएगा जियोमेट्रिक ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ होगा?
जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा, अर्थमेटिक ग्रोथ होगा, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा। अब हम लोग यहाँ पर पहला डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक। तो अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक दोनों बेटा एक साथ हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, और बहुत केयरफुली सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो देखिए, कोई भी बेटा एक सेल है, इसमें डिवीजन की एबिलिटी है, तो इसने कितना सेल बनाया, 2 सेल बनाया। 2 सेल में से एक सेल क्या हो गया, ये डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट का मतलब परमानेंट जैसा हो गया। फिर अगले पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट आप माइटोसिस में जाएंगे, नेक्स्ट डिवीजन में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट डिवीजन में ये क्या बना, ये ऐसा हो गया। ये 2 सेल क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गए। नेक्स्ट डिवीजन की ओर जाएंगे आप, तो इनमें जो सेल डिवाइड हो रहा है, जो सेल डिवाइड हो रहा है वो एक ही है। एक का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो ग्रोथ होगी ये 1 2 3 ऐसे ग्रोथ होगी, ये इस टाइप से ग्रोथ होगा। इस टाइप के ग्रोथ को हम लोग कौन सा ग्रोथ कहेंगे, अर्थमेटिक ग्रोथ कहेंगे। अगर अर्थमेटिक ग्रोथ है तो इसके लिए हम लोग एक देखते हैं, एक ग्राफ का केस ले लेते हैं। ग्राफ किसके बीच में होगा, ग्राफ होगा टाइम और, यहां पर देखिए ग्राफ हम लोग लेंगे टाइम और जैसे लेंथ के बीच में, टाइम और लेंथ के बीच में ले लिया। अरे भाई, यहां पर हम सबको पता है कि यहां पर हल्की फुल्की ग्रोथ तो सब में रही होगी। फिर हमारा जो कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है, ये कर्व आता है। इनमें जो कर्व आना है ये कैसा आता है, जो इसका कर्व होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लीनियर होगा, इस टाइप से। अब इसके लिए एक इक्वेशन आपको पता है क्या, इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन लेंगे वो कौन सा बनेगा, यहां पर आएगा LT इक्वल्स टू L0 RT, LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT। LT का मतलब क्या हो गया, लेंथ आफ्टर टाइम t, लेंथ आफ्टर टाइम t हो गया। L0 क्या होगा भाई, ये तो पता ही है, इनिशियल लेंथ। R क्या है, यही तो ग्रोथ रेट है। R क्या है भाई, ग्रोथ रेट हो गया, राइट। अब यहां पर ग्रोथ रेट हो गया और ये R फिर क्या हो जाएगा, टाइम होगा, T होगा। ग्रोथ करो कैसे आया, लीनियर आया। इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहां पर एग्जाम्पल इसका बता सकते हैं आप, अरिथमेटिक ग्रोथ किस में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट एपिकल सेल्स। इनमें पाया जाएगा रूट एपिकल सेल्स, या रूट एपिकल सेल्स में इस टाइप का ग्रोथ प्रेजेंट होता है। कौन से टाइप का ग्रोथ है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ है, राइट। अरिथमेटिक ग्रोथ के बाद हम लोग का दूसरा हिस्सा आ जाएगा क्या, सेकंड कंपोनेंट आता है जिसको हम लोग कहेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो अब ये आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जिसको कहेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक, इसके नाम में लिखा है जियोमेट्रिक ग्रोथ। का मतलब क्या होना भाई, कैसे बढ़ना, ये बढ़ेगा 2 4 8 16 इस टाइप के सेल्स बनाते चले जाएंगे। ये मतलब कि बोथ
आफ्टर माइटोसिस, बेटा यहां पर मैं लिख के समझा रहा हूं आपको, आफ्टर माइटोसिस बोथ प्रोजेनी डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। बोथ प्रोजेनी डिवाइड होंगे और नया सेल्स बनाते जाएंगे। ठीक, अगर ये नया सेल बनाते जाएंगे तो कैसे बनेगा, आइए इसको देखते हैं हम लोग। या इसमें क्या एक इक्वेशन आता है, या इसको देखो आप यहां से, जैसे कोई भी सेल है, कोई भी सेल है, ये एक सेल है, ये कैसा सेल है, डिफरेंशिएटेड कि नॉन डिफरेंशिएशन, मतलब बेटा अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसमें डिवीजन की एबिलिटी है। जैसे डिवीजन की एबिलिटी है तो इसमें ये कितने टाइप का सेल बनाएगा, 2 टाइप का सेल बनाएगा। अब फिर इनमें से कोई भी सेल डिफरेंशिएट नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, कोई भी सेल मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर नहीं हुआ तो कितने टाइप का सेल बना, ये इतने टाइप का सेल बन गया, 4 टाइप का सेल, या 4 सेल बना। 4 के बाद ये कितना बनेगा बेटा, ये टोटल कितने सेल बन गए, 8 सेल बन गए। मतलब कि इसमें दोनों सेल जो फॉर्म हो रहे हैं ये मैच्योर नहीं हो रहे हैं, ये क्या होते जा रहे हैं, फिर से डिवाइड होते जा रहे हैं। इसीलिए कितना बना, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, ऐसे ये बनते चले जा रहे हैं। अब इनके बीच में जो ग्राफ आना है, अगर हम लोग इसका एक ग्राफ लें तो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे ग्राफ, ये देखो आप, यहां पर टाइम t लेंगे, इस एक्सिस पर टाइम t होगा, और इस एक्सिस पर क्या हो जाएगा, वेट, इस एक्सिस पर क्या हो जाएगा, वेट। थोड़ा बहुत वेट सबका ही होता है, इनिशियल वेट तो होगा ही होगा। अब बेटा फिर भी इनमें से जो इनकी जो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इनका कुछ ना कुछ वेट होगा, अगर हम लोग इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ में कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। ये ऐसा ग्राफ आएगा। यहां पर इसमें देखो 3 फेज दिखाई दे रहे हैं, ये या इसमें 3 फेज दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट फेज बेटा यहां पर है, जिसको बोलेंगे लैग फेज, ये फेज हो गया लैग फेज हमारा। लैग का मतलब होता है कि स्लो फेज। भाई सेल क्या करेगा, सेल स्लो फेज में है। मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे रहे हैं स्कूल में, जब पहली बार गए होंगे तो पहले ही दिन ही क्या आप बहुत तेजी से शरारत करने लगे होंगे, नहीं, पहले आप समझे होंगे, माहौल समझते होंगे कि नहीं भाई हमें क्या करना है। जैसे जैसे ये पता चल गया कि अब हमें यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तेजी से ग्रो करेगा। जब ये तेजी से ग्रो करेगा मतलब कौन सा फेज आ गया, बोल दो भाई जल्दी से, यहाँ पर कौन सा फेज आया, लॉग फेज। ये जो लॉग फेज है ना, यही एक्सपोनेंशियल फेज है। लॉग फेज को ही हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। लॉग फेज को ही एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। और जब यही जो फेज होगा ये मैक्सिमम होगा। लॉग फेज एक्सपोनेंशियल फेज है, एक्सपोनेंशियल का मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब यहीं पर सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। अब क्या हुआ भाई, धीरे धीरे इनमें क्या हो जाएगा, ग्रोथ घटने लगेगा। अब घटने का मतलब क्या हो जाएगा, आगे चल करके ये स्टेबल हो जाएगा, आगे चल करके ये स्टेबल हो जाएगा। और इस फेज को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज।
मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये तीनों फेज को आप ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे ये मैंने क्या लिया, एक पेट्री डिस्क लिया, पेट्री डिस्क में न्यूट्रिएंट रख दिया और इसमें एक बैक्टीरिया को छोड़ दिया या बैक्टीरिया को छोड़ दिया यहाँ पर, और न्यूट्रिएंट यहाँ पर भरे पड़े हैं, न्यूट्रिएंट भरे पड़े हैं। अब क्या होगा देखिए और ध्यान से समझिएगा। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया इन न्यूट्रिएंट का बहुत तेजी से यूटिलाइजेशन करेगा। अरे भाई यूटिलाइजेशन करेगा। अब जब ये तेजी से यूटिलाइज करेगा तो अब इनका ग्रोथ भी बहुत इनके नंबर होंगे, वो नंबर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। भाई इसकी पार्टी तो चल ही रही है, तो अब ये तेजी से नंबर बढ़ेगा। और लेकिन एक कंडीशन ऐसे आएगी जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, ये रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो गया तो फिर ग्रोथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो बट जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो उसका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन न कर पा रहे हो। भाई जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कोई बुजुर्ग पर्सन है, अगर कोई एक ओल्ड एज पर्सन है, उसको क्या दिया जाएगा, उसको प्रॉपर हम लोग, चलिए भाई वो बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है और हम लोग उसको हार्लिक्स पिला रहे हैं, मतलब कि न्यूट्रिएंट पर न्यूट्रिएंट देते जा रहे हैं, तो क्या वो जवान हो जाएगा, क्या वो प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने लगेगा, फूड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने लगेगा, या जितना बचपन में खाता था वो उतना ही खाने लगेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एक लिमिट होती है। तो यही क्या हो जाएगा, ये स्टेशनरी फेज कहलाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर कैसा फेज होगा, ये स्लो फेज होगा। स्लो फेज का मतलब कि धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम लोग लेते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है WT इक्वल्स टू W0 ERT, ठीक है। WT का मतलब यहां पर क्या हो गया, वेट आफ्टर टाइम t, ये हो गया WT। W0 अगर कहेंगे तो वेट, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये इनिशियल वेट होगा। यहां पर R क्या होगा, R होगा ग्रोथ रेट, R होगा यहां पर ग्रोथ रेट, ठीक। अगर ग्रोथ रेट है तो ये इक्वेशन क्या बना, यहां पर E क्या है, E तो ही एक्सपोनेंशियल केस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब इसका एग्जाम्पल भी बता दो आप मुझे। तो एग्जाम्पल इसके कुछ भी हो सकते हैं, जितने भी टिपिकल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, टिपिकल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, कुछ भी होगा, कुछ भी होंगे, ये यहां पर क्या हो जाएंगे, यहां पर सिग्माइड, ये जो कर्व होगा, अगर हम लोग ये देखें भाई, जैसे उसमें कौन सा कर्व था, लीनियर था, तो इसका कर्व कैसा हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है, इसका कर्व हो जाएगा सिग्माइड, सिग्माइड कर्व होगा या एस शेप कर्व होंगे। कौन सा कर्व होगा, एस शेप कर्व होंगे, सिग्माइड कर्व होगा या एस शेप कर्व होंगे, राइट। तो चलिए ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ और अर्थमेटिक ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां से ग्रोथ का एक और टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव ग्रोथ के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहां से देखते हैं दो टाइप का ग्रोथ होगा। एक ग्रोथ होगा जिसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड, देखो ग्रोथ रेट को ही
एक होगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है और दूसरा हो गया रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब आप इसको देखिए, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग के एनसीईआरटी में एक फिगर बनाया गया है, कुछ ऐसा, इधर भी है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रोथ है या एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, यहां पर ये एक कुछ ऐसा दिखाई गया, या दूसरा केस है, इसको भी इधर ही बना लेते हैं, दोनों एक साथ स्टडी कर लेंगे। ये केस है। अब देखो ये मान लीजिए इसको हम लोग लीफ ए कहेंगे, ये दूसरा केस है लीफ बी का, लीफ ए एंड लीफ बी। तो जो लीफ ए का केस होगा, यहां पर देखो इसका जो इनिशियल ग्रोथ था, ये मान लेते हैं हम लोग कितना सेंटीमीटर था, यहाँ पर ये था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, सरफेस एरिया है, इसलिए स्क्वायर लिखेंगे या स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब ये बढ़ करके कितना हो गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। इस लीफ बी का इनिशियल था 50 सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, अब ये हो गया 55 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या हम लोग इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं? जो हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगा, तो हम लोग इधर की ओर समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए। लीफ ए का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालना है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ कर देना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। फाइनल ग्रोथ कितना है? फाइनल ग्रोथ है 10 सेंटीमीटर माइनस कितना, 5 सेंटीमीटर, तो जो ग्रोथ हुआ वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ये किसके केस में हो गया? लीफ ए के केस में। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट किस में देखा जाएगा? दूसरे के केस में। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ लीफ बी कैसे निकालेंगे भाई? वही केस हो जाएगा, यहां पर कितना है 55 माइनस कितना हो जाएगा 50 इक्वल्स टू कितना आ गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो भाई एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों का मतलब किस में, दोनों का मतलब ये हो गया कि लीफ ए और लीफ बी दोनों में बराबर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो गया। अब हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट को। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है या क्या कंडीशन है? यहां पर भी यही चीजें हैं, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ बाई
इनिशियल ग्रोथ इनटू क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, यहां पर इनटू 100 कर देंगे। अगर हम लोग यहां पर इनटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए भाई, अब रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं भाई, इनिशियल में कितना था, फाइनल में कितना हुआ और अल्टीमेटली कितना बढ़ा। अगर ऐसा कुछ है तो आप देख सकते हो यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए का केस है, रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए, ठीक। बट यहां पर फाइनल ग्रोथ कितना था 10 -5 बाई 5 इंटू 100, तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कितना आ गया 5/5 इंटू 100 मीन्स क्या हो गया 100% ग्रोथ हुआ। यहां पर कितना परसेंट ग्रोथ हुआ 100% ग्रोथ हुआ। अब दूसरे के केस में भी देख लिया जाए, सेकंड केस में रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ बी, रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ बी। तो भाई यहां पर भी वही केस है, आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा 55 माइनस कितना हुआ 50, फाइनल कितना है 55, इनिशियल कितना है 50 बाई क्या रखेंगे 50 इंटू क्या रखेंगे 100। अब क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 5/50 इंटू 100 मीन्स जो ग्रोथ होगी 10% ग्रोथ होगी। कितना परसेंट आया 10%। पहले क्या था 100% ग्रोथ था, अब क्या है 10% ग्रोथ। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ बी 10% हो गया, ये कितना हो गया 100%। तो दोनों निकालना आप समझ गए होंगे। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब डायरेक्ट क्या कर दिया, फाइनल में से इनिशियल को घटा दिया, लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में क्या किया हम लोगों ने कि फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100 कर देंगे, ग्रोथ रेट आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, ये ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था, ये ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा दिया मैंने। चलो भाई, इसमें एक बहुत अच्छा सा वर्ड है जिसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं, एनाटॉमी में हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये तीनों वर्ड बहुत केयरफुली सुनिएगा क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम थोड़ी सी बनती है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम है उस पॉइंट को आप देखें। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक, अब मेरिस्टेमेटिक सेल में दो एग्जांपल हो सकता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल से, मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक, यहां से बनेगा परमानेंट सेल्स, और जो परमानेंट सेल होते हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी प्राइमरी होते हैं।
परमानेंट सेल भी क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। फिर ये क्या हो गए, यहां से बना मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल से यहां से बनेगा क्या, परमानेंट सेल। और जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। परमानेंट सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। अब देखो भाई, ये अगर कंसेप्ट समझ में आ चुका है, मेरिस्टेमेटिक सेल से हमेशा जब भी बनेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा अगर उसमें, फिर वो जो कि किस नेचर का होगा, सेकेंडरी होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, परमानेंट सेल्स जो कि सेकेंडरी होते हैं। आइए बताते हैं आप, यहाँ पर जो प्रोसेस होगी मेरिस्टेमेटिक सेल में, जब भी प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर डिवीजन की प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंट। यहाँ पर जो प्रोसेस होगी उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन, राइट। अब अगर ये डिफरेंशिएशन हुआ, इसका मतलब इसमें डिवीजन की एबिलिटी थी, डिवीजन की एबिलिटी थी, तो जब डिवीजन की एबिलिटी थी तो ये डिवाइड होकर के क्या बनाया, प्राइमरी परमानेंट सेल बनाया या टिश्यू बनाया। अब ये सेल जो होती हैं इनमें डिवीजन की एबिलिटी लॉस हो चुकी है, फिर भी किसी कारणवश। अब देखो ये होगा क्या भाई, जो इसका एग्जाम्पल था वो क्या था, रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, यहां पर आपका एग्जाम्पल दिया गया है ट्राइकेरी एलिमेंट्स। यहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, ट्राइकेरी एलिमेंट्स। अब जो भी ट्राइकेरी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी बेटा ट्राइकेरी एलिमेंट्स होते हैं वो लिग्नोसेल्यूलोजिक होते हैं। लिग्नोसेल्यूलोजिक का मतलब कि लिग्निन और सेल्यूलोज मतलब लिग्निफाइड होते हैं, और लिग्निफाइड होगा इसका मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि ट्रैकेरी एलिमेंट क्या काम करते हैं, जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं ये वाटर का कंडक्शन करते हैं। तो वाटर का कंडक्शन एक्सट्रीम कंडीशन में ये इसे कोलैप्स होने से या डैमेज होने से बचाते हैं। ट्रैकेरी एलिमेंट्स में हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। दूसरा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अब इनमें क्या होना है, अब किसी कारणवश इनमें फिर से डिवीजन की एबिलिटी आ जाए भाई। जैसे इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है पीसीएस। पीसीएस का मतलब क्या हो जाएगा, पायरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पायरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनमें फिर से डिवीजन की एबिलिटी आ गई। अगर इनमें डिवीजन की एबिलिटी आ गई, इनमें फिर से अगर डिवीजन की एबिलिटी आ गई तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। अगर यही प्रोसेस कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, डी डिफरेंशिएशन कहलाएगा, राइट। अगर डी डिफरेंशिएशन हो गया मतलब फिर से इसमें डिवीजन की एबिलिटी किसी कारणवश आ गई, बट एग्जाम्पल क्या देखना पड़ेगा। जो इसका एग्जाम्पल होगा वो हम लोग को पता है इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। दूसरा एग्जाम्पल होगा कार्क कैम्बियम, और तीसरा होगा वुंड या वाउंड कैम्बियम। जो ट्यूमर कैम्बियम है, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, ये हो गए सेकेंडरी मेरिस्टेम के। सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या मतलब है यहाँ पर,
सेकेंडरी मेरिस्टेम का यहाँ पर क्या मीनिंग है भाई, कौन सी प्रोसेस होनी है, यहाँ पर हुआ ये बनाया क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम एंड क्या हो जाएगा, वुंड कैम्बियम। ये तीनों ये मेरिस्टेमेटिक सेल बना रहे हैं ये, लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक किस नेचर का होगा, ये मेरिस्टेमेटिक होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। यहाँ पर आया परमानेंट सेल्स, परमानेंट सेल्स या जिसको हम लोग सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कह सकते हैं। अब इस जगह जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है रीडिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस का नाम है रीडिफरेंशिएशन। फिर से देखो, री मीन्स क्या होना, फिर से आ जाना, क्या आ जाना, डिवीजन की एबिलिटी। अगर फिर से डिवीजन की एबिलिटी आएगी तो ये कहलाएगा रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन का मतलब देखो, इनमें अल्टीमेटली जैसे कार कैम्बियम है या कोई भी कैम्बियम है, इनमें क्या होगा, इसमें क्या डिवीजन की एबिलिटी आ जाएगी, हाँ, इनमें अगर डिवीजन की एबिलिटी फिर से आ गई और ये इसमें डिवाइड हुआ तो ये प्रोसेस कहलाएगा रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या बनाएगा, परमानेंट टिश्यू बनाएगा। फिर क्या होगा, अब आप ये देखो कि यहां पर जो एग्जांपल आएगा परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी में जो एग्जांपल होगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी कार्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी कार्टेक्स। तो इसको एक समरी और एग्जांपल भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो अभी डिवाइड होना है, डिवाइड होकर के कौन सा सेल बनाएंगे, मैच्योर सेल बनाएंगे। ये प्रोसेस कहलाएगा डिफरेंशिएशन। अब कोई भी मैच्योर सेल बन गई, मैच्योर सेल में जनरली मैच्योर सेल अपने डिवीजन की एबिलिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अगर उनमें फिर से डिवीजन की एबिलिटी आ गई, उनमें फिर से डिवीजन की एबिलिटी आ गई तो प्रोसेस कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन। अब वो क्या करेगा, अपने डिवीजन की एबिलिटी को परमानेंट लॉस कर देगा। अगर वो अपने डिवीजन की एबिलिटी को परमानेंट लॉस कर देगा तो क्या कहलाएगा, री डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो री डिफरेंशिएशन का एग्जांपल भी क्लियर हो गया, या जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा तो री डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये सबका एग्जांपल यहां से हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो अब इसके बाद बेटा हम लोग यहां पर देखते हैं कंडीशन फॉर द ग्रोथ। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन, कंडीशन मीन्स क्या, फैक्टर, फैक्टर मीन्स क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। तो पहला तो देखो, पहला तो इसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। फर्स्ट इसे चाहिए वाटर। अगर वाटर है तो वाटर क्या काम करेगा, सेल का एलांगेशन करेगा, या जिसको हम लोग कह सकते हैं सेल एनलार्जमेंट का काम करेगा। सेल की ग्रोथ कराएगा या सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करेगा। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मीन समझ रहे हैं, सेल की जो साइज है वो बड़ी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगी, ये कंडीशन हो गया, सेल की टर्जिडिटी हो गई। तीसरी कंडीशन यहां पर हो गई कि जो एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स, जो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में थे उनका ये क्या करेगा, एक्टिवेशन करेगा। कौन एक्टिवेशन करेगा, वाटर करेगा। तो वाटर ये एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स, वो भी कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, यहां पर इसका एक्टिवेशन करेगा, सेल की टर्जिडिटी करेगा, सेल का एलांगेशन करेगा, सेल की ग्रोथ कराएगा। तो वाटर नेसेसरी फॉर द किसके लिए, ग्रोथ। अब दूसरा पॉइंट आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कैसे ग्रोथ कराता है, ऑक्सीजन क्या करता है भाई, ऑक्सीजन हेल्प्स इन अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। यहां पर ये क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। अगर ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड करेगा तो यहां से ये रिलीज करेगा क्या, मेटाबॉलिक एनर्जी, रिलीज द मेटाबॉलिक एनर्जी।
भाई रिस्पायरेशन में कौन सी प्रोसेस होनी है? मेटाबॉलिक एनर्जी तो रिलीज होती है, और रिस्पायरेशन किसके प्रेजेंस में कराते हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हो कि नहीं कराते हो? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या हो जाएगा, ये मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करेगा। इसके बाद आ जाता है हम लोगों का न्यूट्रिएंट। भाई न्यूट्रिएंट आ गया, न्यूट्रिएंट क्या करेगा बताएंगे आप? न्यूट्रिएंट तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा मैक्रो और दूसरा होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक, न्यूट्रिएंट किसके लिए चाहिए, ये क्या काम करेगा? तो भाई न्यूट्रिएंट तो पहला काम होता है क्या, ये पहला काम करेगा सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, इसका दूसरा काम क्या होगा, इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की क्या करेगा, ये सिंथेसिस करेगा। कौन करेगा भाई? न्यूट्रिएंट करेगा। राइट, अब ये न्यूट्रिएंट के बाद यहां पर आ जाएगा जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर ग्रोथ पर क्या इफेक्ट डालेगा? डालेगा भाई, टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो कितने, जो नॉर्मल या ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 28 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। इस पर ये ग्रोथ ऑप्टिमम ग्रोथ मानी जाती है, मतलब कि मैक्सिमम ग्रोथ यहां पर मानी जा सकती है। बट एट द मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस पर जो ग्रोथ होगी वो घट जाएगी। ग्रोथ घट गई, क्या रीजन आप बताना चाहेंगे? क्या आप रीजन जानते हैं कि यहां पर ग्रोथ क्यों घट गई? इसलिए घट गई क्योंकि यहां पर एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होता है, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होगा। दूसरा पॉइंट, इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स हो जाएंगे। इनएक्टिवेशन नहीं, डीनेचुरेशन, सॉरी बेटा, इनएक्टिवेशन नहीं होगा, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। भाई देखो, डीनेचुरेशन या इनएक्टिवेशन में क्या डिफरेंस है? इनएक्टिवेशन का मतलब कि वो फिर से अगर उसे ऑप्टिमम कंडीशन दोगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिवेशन। अब डीनेचुरेशन का अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि अगर वो अपने नेचर को लॉस कर दिया, फंक्शन एबिलिटी को लॉस कर दिया, तो दोबारा वो ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खाना बनाया, फ्रिज में रख दिया, फिर उसके बाद उसको आप आराम से दूसरे दिन भी खा सकते हैं, लेकिन खाना खराब हो जाए फिर उसको फ्रिज में आप रखें तो क्या खाने लायक हो जाएगा? वो नहीं हो सकता है। मतलब क्या किया उसने? अपने नेचर को लॉस कर दिया, तो कहलाएगा डीनेचुरेशन। तीसरी कंडीशन यहां पर अराइज होती है। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा। तो यहां पर थर्ड पॉइंट हो जाएगा कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कोएगुलेशन ऑफ द क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, क्लाट कर जाएगा। ये सब कंडीशन किसके लिए थी? ग्रोथ के लिए। मतलब ऑप्टिमम कंडीशन क्या थी? अब इसके साथ साथ लाइट सेंसिटिव भी होता है, लाइट सेंसिटिव भी होता है। कौन सा? ग्रोथ। तो अब इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होगा इसमें दो वर्ड है, क्या क्या हो जाएगा?
ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों प्रोसेस अगर होता है तो क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा। या कन्वर्जन ऑफ वन फेज इनटू अनदर फेज, एक ग्रोथ फेज से दूसरे ग्रोथ फेज में कन्वर्जन भी क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा। बट एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी घने जंगल में गया, वहां पर वो पहला आदमी था जो सबसे पहले वहां पर घर बना करके रहने लगा। फिर उसके जैसे और लोग भी आ गए। धीरे धीरे क्या हुआ? वहां पर नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते जा रहे हैं। बट जब बहुत से लोग बढ़ते गए तो क्या देखा गया भाई? अब इसके लिए जो कुछ घर ऐसे, कुछ होम्स या हाउस ऐसे बनाए गए जिसको हम लोगों ने कॉलेज का नाम दे दिया, यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, हॉस्पिटल बना दिया, पूजा घर बना दिया। तो ये क्या हो गया? ये डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब स्पेशलाइजेशन हो गया। उस पर्टिकुलर होम का क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन हो गया। मतलब उसको आपने एक घर का नाम दे दिया या पर्टिकुलर उसका नेम दे दिया आपने, तो वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन। ग्रोथ क्या था? नंबर बढ़ता जाएगा। भाई वहाँ पर सड़कें बिछा दी गई, यही तो डेवलपमेंट है। वहाँ पर हॉस्पिटल या हॉस्पिटलिटी, मतलब बेटा क्या हो गया? सुविधाएं बढ़ाते गए। यही कहलाएगा क्या? यही कहलाएगा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में दो वर्ड हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। तो स्टेज, यहाँ पर अगर हम लोग प्लांट्स के केस में देखें तो स्टेज ऑफ द ग्रोथ या स्टेजेज ऑफ द ग्रोथ। क्या स्टेजेस हो सकते हैं यहाँ पर भाई? पहला स्टेज हो सकता है ये कि सीड जर्मिनेशन होगा, फिर क्या होगा? सीडलिंग होगी। सीडलिंग के बाद धीरे धीरे प्लांट क्या करने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। जब प्लांट बड़ा होने लगेगा तो कौन सा फेज आएगा? जुवेनाइल फेज आएगा। जुवेनाइल फेज का मतलब क्या हो गया? एडल्ट स्टेज से पहले, मींस इसके बाद आ जाएगा मैचुरेशन फेज। और मैचुरेशन फेज से पहले आ जाएगा हमारा, सॉरी मैचुरेशन फेज के बाद आ जाएगा प्लांट है तो फ्लावरिंग हो जाएगी। फ्लावरिंग के बाद अब क्या हो जाएगा भाई? उसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा या फ्रूट फॉर्मेशन होगा। फिर वो सेनेसेंस स्टेज में चला जाएगा। अल्टीमेटली वो कहाँ पर चला जाएगा? डेथ की ओर जाएगा। तो सेनेसेंस होगा या उसका डेथ हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेजेज हो गई किसके लिए? स्टेज ऑफ द ग्रोथ। तो कौन सा? सीड जर्मिनेशन हो गया, सीडलिंग हो गया, ये पूरा का पूरा स्टेज हो गया। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लांट्स की बात करें, प्लांट के लीफ की बात करें, तो जैसे लीफ इनिशियल होगा, अगर इनिशियल लीफ होगा तो उसमें क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, होना भी चाहिए। अगर बेटा ये से फ्लावरिंग का केस ले तो जुवेनाइल स्टेज में आएगा। जुवेनाइल के बाद वो क्या होगा? मैच्योरिंग या मैच्योर स्टेज में जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं, जैसे लीफ इनिशियल है, अगर लीफ इनिशियल है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर लीफ आगे चल करके इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। यही तो डेवलपमेंट है भाई, या यही तो स्टेज है। जैसे हम लोग फ्लावरिंग की केस लें, फ्लावरिंग में क्या हो जाएगा? जुवेनाइल फेज आएगा। जुवेनाइल फेज से डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा। जुवेनाइल फेज से ये कहाँ चला जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। अगर जुवेनाइल फेज से ये रिप्रोडक्टिव फेज में गया तो ये क्या कहलाएगा? डिफरेंट द फेज कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी।
क्या स्टडी करेंगे? प्लास्टिसिटी। बेटे प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इसको सिंपल सी भाषा में समझिए, एबिलिटी टू चेंज। जिसके पास चेंज करने की एबिलिटी है वही क्या कहलाएगी? प्लास्टिसिटी है। इसको समझ सकते हैं आप एक एग्जांपल से। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्लास्टिक और इलास्टिक, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं और दूसरा वर्ड आता है जिसको इलास्टिक बोलते हैं। जो प्लास्टिक होगा अगर आप उसे एक्सपैंड करोगे, उसको आप खींचोगे या स्ट्रेच करोगे, जब आप उसे स्ट्रेच करोगे फिर छोड़ दोगे तो क्या अपने पोजीशन पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो वो कहलाएगा क्या? प्लास्टिसिटी। अब किसी इलास्टिक को खींचोगे, उसको खींच लिया फिर छोड़ा अपने पोजीशन पर आ गया, तो वो कहलाएगा इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक और प्लास्टिक में ये डिफरेंस था। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को सिंपल सी डेफिनेशन क्या दिया गया? एबिलिटी टू चेंज। अब यहाँ पर बेटा एक कंडीशन और आ सकती है, एबिलिटी टू चेंज दो ढंग से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एबिलिटी टू चेंज में दो कंडीशन हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक क्या हो सकता है भाई? यहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंज और दूसरा हो सकता है डेवलपमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल का मतलब क्या हो गया? या रिस्पांस टू, किसे रिस्पांस करेगा? इन्वायरमेंट को रिस्पांस करेगा। रिस्पांस टू इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को रिस्पांस करेगा। अगर ये इन्वायरमेंट को रिस्पांस करता है तो इसका एक एग्जांपल है भाई, इसका एक एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं बटर कप। क्या बोलेंगे? बटर कप। जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेनन कुलस, मतलब जल धनिया। जल धनिया हो गया। अब देखिए ये क्या होगा? ये हैबिटेट के बेसिस पर, इन्वायरमेंट के बेसिस पर इसको हम लोग इसके लीव्स को देखते हैं। अगर भाई यहां पर मान लो कि ये एक्वाटिक कंडीशन में है, एक्वाटिक हैबिटेट में है या एक्वाटिक एनवायरनमेंट में है। दूसरा कौन सा एनवायरनमेंट होगा? अगर मान ले कि एरियल हो गया तो यहां पर जो इसकी लीव्स होगी ना, एक्वाटिक कंडीशन में जो लीव्स होती है वो क्या हो जाएगी? डिसेक्टेड होगी। डिसेक्टेड का मतलब क्या हो गया? डिसेक्टेड का मतलब हो गया कटी फटी होगी, कट जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। जबकि एरियल अगर पार्ट है मतलब हवा में रह रहा है, ऊपर रह रहा है, पानी से ऊपर रह रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ये कहलाएगा इंटायर लीफ होगी। कौन सी लीफ होगी? इंटायर लीफ होगी, वो कहलाएगा एरियल कंडीशन। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंटल कंडीशन को। डेवलपमेंटल कंडीशन में क्या होना है? डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? यहां पर चेंजेस होने हैं बट डिफरेंट फेज में चेंज होता है। फेज या चेंज अकर्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेज। तो चेंज होगा, फेज के साथ चेंज होगा। अब फेज का मतलब क्या हो गया? जैसे जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, तो जुवेनाइल फेज में दूसरे ढंग से, रिप्रोडक्टिव फेज में दूसरे ढंग से, तो ये कहलाएगा डेवलपमेंटल हो जाएगा। और डेवलपमेंटल का एग्जांपल हो जाएगा लार्क स्पर। अब देखिए कोरिएंडर हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है यहां पर? जैसे लार्क स्पर हो गया, कोरिएंडर हो गया। यहां पर क्या था? रेननकुलस था या बटर कप था। तो यहां पर ये चेंजेस डेवलपमेंटल चेंज हो गए, ठीक है भैया।
यहाँ पर क्या होगा, और यही कंडीशन जिसमें चेंज करने की एबिलिटी होती है, जैसे यहाँ पर लीफ कितने टाइप के हो गए, लीफ बेटा 2 टाइप के हो गए, 2 अलग अलग टाइप का लीफ हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन कहलाएगी, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लीफ दिखाई दे रहा है, अलग अलग फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोफिली। तो बहुत बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक, जैसे कोरिएंडर हो गया, कैरेट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हेट्रोफिली का एग्जाम्पल है, तो हेट्रोफिली हो गया, ठीक। अब जो डेवलपमेंटल कंडीशन है, डेवलपमेंटल कंडीशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कुछ एक्सटर्नल होंगे, कुछ इंटरनल होंगे, ठीक। तो ये बेटा हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, आज हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। हम लोग इसके बाद के टॉपिक में स्टडी करते हैं कौन से, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों ने अभी एक पेड कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं 6 तारीख से। आप लोग उस पर आइए, देखिए वेबसाइट पर, और उस पर जाइए, ऐप पर या एप्लीकेशन पर आप जाइए, उसको देखिए, वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफ़िल करिए, उसके बाद हम लोग आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।